हेलो तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एनएसएन डिस्ट्रिक्ट के। ये क्वेश्चंस पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम्स के, उसी के ये क्वेश्चंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वापस से। तो हम शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को करना, और आपको भी साथ में आंसर देना है। यदि आपको आंसर आता है, पता है, तो आपको भी साथ में आंसर करने का प्रयास करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म मुख्यतः किस स्थापत्य शैली के अंतर्गत हुआ था। तो आपको भी साथ में कोशिश करनी कि आप भी आंसर दे पाओ। यदि आपको आंसर पता है तो वो शैली थी नागर शैली के अंतर्गत हुआ था। इसी के साथ हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हुए चलेंगे। इससे क्या चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी, लंबे समय तक याद रहेगी। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है बच्चों कि गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का विकास मुख्यतः नागर शैली के अंतर्गत हुआ था, जो उत्तर भारत की प्रमुख स्थापत्य शैली है। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताना है कि दक्षिण भारत की स्थापत्य शैली कौन सी है। यह आंसर आपको देना है कमेंट में। निम्नलिखित में कौन सा मंदिर पंचायतन शैली का प्राचीनतम मंदिर का उदाहरण माना जाता है। इसका आंसर आप देने का प्रयास कीजिए। आप कोशिश कीजिए, अपने दिमाग पे जोर डालें, क्योंकि आप इतना पढ़ चुके हो कि आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या है। और ये इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इसके बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ भी होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुप्तकालीन सीकर युक्त मंदिरों का प्रथम ज्ञात उदाहरण कौन सा है। तो आपको 4 ऑप्शन में से आंसर आपका जो राइट है वो कोशिश कीजिए कि आप आंसर दे पाएं, क्वेश्चंस को कर पाएं। तो वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अब यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है कि यहाँ से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसको इंटरलिंक के साथ आपको पढ़ना है। इसी के साथ इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ से देखना है कि गुप्तकालीन सीकर युक्त मंदिरों का प्रथम ज्ञात उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, जो 5वीं शताब्दी का है, और इसमें सीकर का प्रारंभिक रूप देखा जा सकता है। इससे एक्सप्लेनेशन से क्या है, आपको क्लियरिटी मिलेगी, चीजें लंबे समय तक आपको याद रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ आप गलती करते हो, असत्य हैं सत्य हैं, क्योंकि आप टाइम में आपके ऊपर प्रेशर होता है तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने का प्रयास करते हो और ये गलती कर जाते हो, सत्य पढ़ लेते हो असत्य को, और सत्य को असत्य पढ़ लेते हो। तो यहाँ पर आपको पता होते हुए भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। तो देवगढ़ के दशावतार मंदिर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी असत्य होगा, क्योंकि मंदिर के गर्भगृह में शिव की मूर्ति है, वहाँ शिव की मूर्ति नहीं है, वहाँ है विष्णु की मूर्ति। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर विष्णु मंदिर है। कौन सा मंदिर है बच्चों? विष्णु मंदिर है, जिसके गर्भगृह में विष्णु की अनंत शयन मूर्ति है, शिव की नहीं है। तो ऐसे आपको चीजें समझनी है, याद करनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि किस गुप्तकालीन मंदिर के सीकर में भारत में सर्वप्रथम चैत्याकार मेहराबों का प्रयोग मिलता है। तो वो मंदिर कौन सा है? भीतरगांव का मंदिर है बच्चों। इसी के साथ इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मुख्यतः ईंटों से नहीं बनाया गया। फिर आपको फोकस यहाँ होना है, नहीं बनाया गया है। जब भी आप क्वेश्चन एमसीक्यू लगाते हो, टेस्ट सीरीज लगाते हो, टेस्ट लगाते हो, तो इनको आप पॉइंट आउट कीजिए, इनको आप पॉइंट आउट कीजिए। नहीं पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है, तो यहाँ फोकस करना है, क्योंकि एग्जामिनर आपको यहीं फंसा सकता है। आपको आंसर पता है लेकिन आपने इसको सही से नहीं पढ़ा, तो आप इसका उल्टा आंसर दे दोगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ईंटों से नहीं बनाया गया है। तो वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, क्योंकि ये किससे बनाया गया है? पत्थरों से निर्मित मंदिर है। इसी के साथ इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर मुख्यतः पत्थर से निर्मित है, जबकि भीतरगांव सिरपुरा का लक्ष्मण मंदिर और पहाड़पुर मंदिर ईंटों से बने हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकते हैं कि ईंटों से बनने वाले मंदिर कौन से हैं। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन इसलिए करवाई जाती है कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सको, अच्छे से जान सको। गुप्तकालीन मंदिरों के प्रवेश द्वार पर प्राय किन नदी देवियों का अंकन मिलता है। तो आपको
इसका आंसर देना है। आपका आंसर होगा बी, राइट आंसर होगा गंगा और यमुना। इसी के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देख लेना है। इसके एक्सप्लेनेशन को भी आपको पढ़ना है और उसको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नचना कुटार जो कहाँ है, पन्ना मध्य प्रदेश में है। अब यहाँ से भी लोकेशन पूछ लेता है कि यह मंदिर कहाँ है, तो आपको लोकेशन भी याद करनी है कि नचना कुटार का मंदिर कहाँ है, पन्ना मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि उसकी लोकेशन पूछ ली, तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो नचना कुटार के पार्वती मंदिर की एक विशिष्ट विशेषता क्या है, वो किससे बना है? ये ईंटों से निर्मित है? नहीं है। इसमें राम कथा का सर्वप्रथम शिल्पांकन मिलता है? हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गुप्तकालीन स्थापत्य के संदर्भ में कौन सा युग है संगत है? तो इसका आंसर आप देने का प्रयास कीजिए। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। आप प्रयास कीजिए कि इसका आंसर आप दे पाओ, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो वो है विष्णु, विष्णु को समर्पित है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ स्थित धमेक स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन आपने किया भी होगा, बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। ये इसको पीवाई की क्वेश्चन और आप अपनी इंपॉर्टेंट लिस्ट में इसको ऐड कर सकते हो। तो वो है बौद्ध धर्म। इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, इसका प्रिंट आउट ले लो, या जैसे भी आप पढ़ सकते हो उसको पढ़ने का प्रयास आपको करना है। तो सारनाथ बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया है। अब क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ से दिया है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा सारनाथ से दिया है। धमेक स्तूप इसी स्थान को चिन्हित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। उदयगिरी की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? केवल बौद्ध धर्म से? नहीं, गलत। केवल जैन धर्म से? गलत। और ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि वो ब्राह्मण धर्म से वहाँ संबंधित है, वहाँ एक जैन गुफा है। जैसे इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देख सकते हो कि उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पे है? मध्य प्रदेश विदिशा में। इस लोकेशन को आपको याद करना है, क्योंकि ये वनडे एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। लेकिन अब क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं। इसमें 18 हिंदू गुफाएं हैं, जिनमें विष्णु के वराह अवतार की प्रसिद्ध मूर्ति है। एक गुफा जैन धर्म से भी संबंधित वहां हमारे को देखने को मिलती है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की कौन सी गुफाओं की को गुप्तकालीन माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी 16, 17 और 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की गुप्तकालीन गुफाओं 16, 17, 19 के प्रकार के संबंध में सही वर्गीकरण कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये सभी चैत्य गुफाएं वहाँ नहीं है, सभी विहार गुफाएं भी वहाँ नहीं है। तो वहाँ है 16, 17 विहार है, जबकि गुफा 19 चैत्य हैं। इसी के साथ इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देख लेना। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीवाई क्यू क्वेश्चन है, ये मल्टीपल एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको स्टार मार्क लगा सकते हो आप कि इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। तो वो है गुफा संख्या 17। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अजंता की प्रसिद्ध भित्ति चित्र मरणासन राजकुमारी किस गुफा में चित्रित है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी गुफा संख्या 16। ऐसे फैक्ट वाले क्वेश्चन वनडे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप यहां से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता का प्रसिद्ध चित्र माता एवं शिशु किस गुफा में चित्रित है? तो वो है गुफा संख्या 17 में चित्रित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बाकी गुफाएं किस धर्म से संबंधित मानी जाती हैं? तो बाकी गुफाएं किस धर्म से संबंधित मानी जाती है बच्चों? बौद्ध धर्म से संबंधित मानी जाती हैं। अब यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन आपको देखना है कि बाकी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित मानी जाती हैं, क्योंकि यहाँ बौद्ध विहार, स्तूप और बौद्ध कला के अवशेष हमारे को देखने को मिलते हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र कौन थे?
तो गुप्तकालीन मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र कौन थे? अमरावती, नागार्जुनकोंडा और गांधार। ये ऑप्शन गलत होगा। मथुरा था, सारनाथ था और पाटलिपुत्र था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आपको जब भी क्वेश्चन करते हो ना, तो आप पहले देखा करो कि ऑप्शन गलत कौन सा है। आपको ये ढूंढना है कि ऑप्शन गलत कौन सा है। जब आप गलत ऑप्शन ढूंढ लेते हो तो आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी हो जाती है, क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाता है। तो आपको प्रयास क्या करना है, ऑप्शन को, गलत ऑप्शन कौन सा वो ढूंढना है आपको इसमें। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि गुप्तकालीन मूर्तिकला पर मुख्यतः किस पूर्ववर्ती शैली का प्रभाव परिलक्षित होता है? तो वो है मथुरा शैली का। यहां से इसका एक्सप्लेनेशन आपको देख लेना है कि गुप्तकालीन मूर्तिकला पर मुख्यतः मथुरा शैली का प्रभाव परिलक्षित होता है, क्योंकि गुप्त कला मथुरा की स्वदेशी परंपरा से विकसित हुई है, जिसमें हिंदू देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां प्रमुख हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, गुप्त काल में सर्वाधिक मूर्तियां किस धार्मिक पंथ से संबंधित थी? तो वो है ब्राह्मण धर्म से संबंधित थी। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिव की अर्धनारीश्वर और पार्वती का संयुक्त रूप की रचना, शिव और पार्वती के संयुक्त रूप की रचना सर्वप्रथम किस काल में हुई थी? अब इस काल के बारे में आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे, उम्मीद करता हूं इसका आंसर आपको पता होगा। वो काल कौन सा था? गुप्त काल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सारनाथ से प्राप्त प्रसिद्ध गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा जिसे गुप्तकालीन मूर्तिकला का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है, किस मुद्रा में है? तो वो है धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में है। इसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ से देखते हैं। यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि सारनाथ से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में है, जो बुद्ध के सारनाथ में दिए प्रथम उपदेश का प्रतीक है। यह गुप्तकालीन मूर्तिकला का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। तो ऐसे हमने आज जो क्वेश्चंस देखे हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कोशिश आपको ये करनी है कि इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, जैसे कि आप कोई टॉपिक कंप्लीट करते हो कोई भी सब्जेक्ट का, जैसे लाइक आप जियोग्राफी पढ़ रहे हो, उसका आपने कोई टॉपिक कंप्लीट किया, इसके बाद आपको क्या करना है, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करने हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। जितने आप एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करोगे, आपको टॉपिक को लेकर क्लैरिटी अच्छी आएगी, आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। आप क्या करते हो, पढ़ने में बहुत अच्छे हो, पढ़ाई भी बहुत अच्छी कर रहे हो, 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप एमसीक्यू क्वेश्चन को अवॉइड कर रहे हो कि ये आपको सबको बोरिंग लगता है, ये पढ़ना सबको बोरिंग लगता है, इसको कोई पढ़ना नहीं चाहता है। इस वजह से बच्चे क्या है, नए नए बुक्स लाते हैं, नया नया कंटेंट पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो यहाँ प्रैक्टिस नहीं करते हैं। क्योंकि आपको गवर्नमेंट जॉब लगना है, आपको पीएचडी नहीं करनी है किसी भी सब्जेक्ट में। आप पीएचडी के पीछे नहीं दौड़ना है आपको कि आपको पीएचडी करनी है, आपको पीएचडी नहीं करनी है। आपको गवर्नमेंट जॉब में आपका जो पेपर आता है वो 2 घंटे आपका दिमाग काम करना चाहिए, वो उसमें आपकी क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए। तो आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे कम पढ़ाई करते हैं लेकिन फिर भी उनके मार्क्स आते हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं, फिर भी उनके मार्क्स नहीं आते हैं। तो पढ़ाई में, मेहनत में कमी नहीं है आपके में, आपकी कमी है एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करने में। तो कोशिश ये करो कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सोल्व करो, फिर देखना आपके मार्क्स भी आएंगे, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा।